Computer. Okay, perfect. ओके, लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड, मैं जरा ग्रुप पे मैसेज डाल दूं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने कितना कर लिया था? हमें हीटिंग एंड कूलिंग का करना था, ठीक है। मूविंग ऑन। आज हम एक बार हीटिंग एंड कूलिंग का अपना थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, परफेक्ट। देखो, हमारे पास ना एक चीज हमने सीखी कि अगर हम हीटिंग एंड कूलिंग कर्व को देखें तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा स्टेट चेंज होता है। एक टाइम ऐसा आता है जहां पे हमारे पास एक फ्लैट लाइन आ जाती है, ठीक है। हम देखेंगे एक फ्लैट लाइन हो रही है। उसमें क्या हो रहा है? उसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बढ़ गया रहा है, हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या पता चलता है कि इस फ्लैट लाइन में ना हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। और जो हीट प्रोवाइड हो रही है वो हीट का क्या कर रही है? वो हीट बेसिकली यहाँ पे जो लिक्विड और गैस के, सपोज करो लिक्विड से गैस जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ रही है जो हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि क्या कर रही है? जो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है ना, उसे ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक है। अब एक बात सुनो, इस हीट का ना एक नाम है। हम इसे कहते हैं लेटेंट हीट के नाम से, ठीक है। लेटेंट हीट, द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट व्हाइल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखो एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रहा है अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बेसिकली वो एनर्जी क्या कर रही है? वो एनर्जी यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ रही है, ठीक है। मूविंग ऑन, बस हमारा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई थर्मल एनर्जी, अब तक पढ़ रहे हैं बार बार, थर्मल एनर्जी होती क्या है। बेसिकली जब भी मैं थर्मल एनर्जी को रेफर करूंगा ना, आई विल बी टॉकिंग अबाउट हीट एनर्जी, ठीक है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट हीट एनर्जी। नाउ, सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि भाई टेम्परेचर क्या होता है। हम कहते हैं भाई टेम्परेचर मेजर करो, टेम्परेचर मेजर करो। टेम्परेचर इज बेसिकली कोई चीज कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है, उसका मेजर है, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस। लेकिन अगर हम एक्चुअल लेवल पे देखें ना, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन ये नहीं, टेम्परेचर की डेफिनेशन ये वाली है, मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ बॉडी। समझ नहीं आया क्या मतलब? भाई मतलब ये इसका कि हमारे पास, आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि हम्म, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमारे पास टेम्परेचर जैसे जैसे गिर रहा है, देखो हमारी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कोई चीज हॉट हो रही है, तो क्या हो रहा है? उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर कोई चीज कूल है, कूल डाउन कर रहे हैं हम उसे, तो उसकी अंदर की जो पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर बेसिकली है ना, वो मेजरमेंट है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है मॉलिक्यूल्स के अंदर। अगर किसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो बताते हैं चीज गर्म है, अगर किसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है तो बताया कि चीज कोल्ड है, ठीक है। लेकिन किसी के अंदर नहीं, बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है। मूविंग ऑन। अब देखो, हमारे पास ना, ये वाली बात देखो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। ये बात आपको अब तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। एबिलिटी क्लासरूम, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो ज्यादा बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है। एक पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, जब मैंने उसकी हीट एनर्जी बढ़ा दी तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या? उसकी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। हीट एनर्जी क्या है? द एनर्जी इन मोशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, बेसिकली यही चीज है, काइनेटिक एनर्जी है। नाउ मूविंग ऑन। अब आपको एक बात समझनी है कि भाई हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड
फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। मतलब सपोज करो मेरे पास ये दो चीजें हैं, ठीक है। इस मोबाइल का भी टेम्परेचर है समझो 35, और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्रीज, ठीक है। ये मोबाइल इस पेन के अंदर हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है, अपनी सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर करेगा, और तब तक ट्रांसफर करता रहेगा जब तक इन दोनों की हीट सेम ना हो जाए, ठीक है। तो अगर हमने देखा यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। ए की हीट है अभी 100 डिग्रीज और बी की हीट है 20 डिग्रीज, ठीक है। ही ए क्या करेगा, ए अभी हायर टेम्परेचर का रीजन है, ठीक है, बी लोअर टेम्परेचर है। तो ए हीट ट्रांसफर करेगा बी के अंदर, ठीक है। हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, टेम्परेचर ट्रांसफर होता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों की हीट एनर्जी सेम हो जाएगी, ठीक है। जो ये वाली, ये दोनों 50 हो गए, ठीक है, दोनों 50 हो गए। इसे हम कहते हैं थर्मल एक्विलिब्रियम। whenever there is no temperature difference in the bodies, there is no net heat transfer, मतलब अब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है। दिस स्टेट इज कॉल्ड थर्मल एक्विलिब्रियम। मूविंग ऑन, अब ना हम अब मजे की बात पढ़ रहे हैं। हमारे पास तीन मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के, ठीक है, जिसमें हमारे पास है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हम आज तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कंडक्शन क्या है, पहले तो ये देखते हैं। कंडक्शन ना इज बेसिकली जब हमारे पास पार्टिकल्स वाइब्रेट करके पार्टिकल्स वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। समझो क्या बात है। ट्रांस पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट नेट मूवमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स थ्रू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब विदाउट नेट मूवमेंट का मतलब क्या, कि भाई हमारा पार्टिकल खुद मूव नहीं कर रहा। समझो ये दो पार्टिकल है, ठीक है। अब मैंने एक पार्टिकल को, समझो ये ना एक ऐसे रॉड है, ठीक है, क्या एग्जांपल दूं। ये देखो ये पेन है मेरा, ठीक है, ऐसे पेन है। मैंने इस पेन के एक तरफ आग लगा दी, इस साइड पे आग लगा दी, ठीक है, इस साइड पे। मैंने इस साइड पे इसकी आग लगा दी। मैंने क्या नोट किया कि जो इसके पार्टिकल्स थे ना, समझो इस साइड पे आग लगी हुई है, इस वाले हाथ पे आग लगी हुई है, ठीक है। ये वाला हाथ, अब दोनों मूव कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमने एक बात तो हमें पता है कि भाई हमारे पास हर वक्त थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब जब मैंने एक साइड पे हीट देना शुरू की तो वो पहले ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, अब ये ज्यादा जल्दी मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये ज्यादा जल्दी मूव कर रहा है ना, तो अपनी एनर्जी को इसमें भी ट्रांसफर करेगा। तो एक टाइम पे ये एनर्जी ट्रांसफर होते होते इसमें भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या कि हमारे पास जब हम देखते हैं ये चीज, समझो ये हमारे पास एक हीट सोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक डब्बा है मेटल का, जिसके अंदर ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, गोल गोल मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने ना इसके एक एंड पे आग लगाई, एक एंड पे आग लगाई। हुआ क्या, अगर मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल को जूम इन करके देखूं तो क्या देखूंगा मैं, कि मॉलिक्यूल्स पहले जो वाइब्रेट कर रहा था ना, अब वो ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर विगरसली, ठीक है। अच्छा बाय द वे, दो वर्ड्स हैं, आप विगरसली का वर्ड यूज करो या फास्टर का वर्ड यूज करो, दोनों मार्किंग स्कीम एक्सेप्टेड है। मैंने अपने पेपर में विगरसली लिखा था, ठीक है ना। Molecules vibrate more vigorously and transfer the thermal energy to their neighboring molecule, ठीक है। होगा क्या, बेसिकली ये वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट कर करके इसके अंदर भी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। अब ये भी वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता ये वाइब्रेशन पूरे में फैल जाएगी और पूरा पूरा जल्दी जल्दी वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएगा। अब जब हम एक्विलिब्रियम वाली चीज हमने देखी ना यहाँ पे, जो ये वाली चीज बताई मैंने आपको, कि हमेशा हायर रीजन से लोअर रीजन में एनर्जी ट्रांसफर होगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सपोज करो ये वाला जो एरिया है ये हायर रीजन है, हायर टेम्परेचर है, ठीक है, और ये एरिया है लोअर टेम्परेचर, ठीक है। होगा क्या कि यहाँ से एनर्जी अब इधर ट्रांसफर होगी, आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है। ये हीट एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती रहेगी। कैसे ट्रांसफर हो रही है, थ्रू वाइब्रेशन। याद रखना कि पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं, वो हिल नहीं सकते, मॉलिक्यूल्स हिल नहीं सकते, वो बस मूव करेंगे आगे की तरफ। बल्कि मूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ वाइब्रेशन को आगे ट्रांसफर करेंगे अपनी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, थोड़ी देर बाद जब ये जो था ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा हिस्सा गर्म हो गया, ये वाला पूरा हिस्सा गर्म हो गया, ठीक है। 5 मिनट बाद मैंने देखा ये पूरा हिस्सा गर्म हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले देखो यहाँ पे मेरे पास रीजन ऑफ कूलर टेम्परेचर ज्यादा था और रीजन ऑफ हॉटर टेम्परेचर कम था। आहिस्ता आहिस्ता हमेशा हायर से लोअर जा रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ट्रांसफर होती रही। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा हॉट एंड हो जाएगा, यानी इस पूरे का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, when one end is heated, molecules at that end start to vibrate more faster या vigorously and transfer this kinetic energy to their neighboring molecules,
हेंस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट एंड टू कूल एंड। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे। ओके, अब क्या था, वन, अब क्या देखा हमने, व्हेन वन एंड इज हीटेड। अच्छा, ये वाली जो चीज है ना, 3 मार्क की डेफिनेशन आती है यूजुअली। ठीक है, 3 मार्क की बात पूछता है वो आपसे, तो आपने क्या बताना है कि भाई मॉलिक्यूल्स एट वन एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर विगरसली, ठीक है, एंड ट्रांसफर दिस काइनेटिक एनर्जी टू देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा मार्क मिलेगा। ठीक है, और फिर आप बोलोगे कि फाइनली तीसरा मार्क कहाँ से मिलेगा, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ, वाई आर मेटल्स बेटर हीट कंडक्टर। मेटल जो है वो ज्यादा अच्छी हीट क्यों कंडक्ट करते हैं। भाई हमने एक चीज पढ़ी कि मेटल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है, वो कैसा था कि बेसिकली दिस इज अ मेटल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे सपोज करो मैं Na को ले रहा हूँ, Na को ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमारे पास सोडियम है। वैसे तो फिजिक्स की क्लास है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे केमिस्ट्री समझो। Na है, ठीक है, वो क्या करता है, उसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, तो Na इज अ पॉजिटिव आयन। होगा क्या, बेसिकली ये सारे Na के एटम्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दीज आर ऑल Na के आयंस, ठीक है, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे अब Na की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो पहले शेल में दो, दूसरे शेल में 8। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो उसे बाहर निकाल देता है, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो सपोज करो अगर ये Na का एक है, ये एक Na है, ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बाहर घूम रहा है, वो फारिग है, उसका कुछ करने के लिए नहीं है, वो क्या करेगा, वो ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक Na का अगर एक्चुअल में एक मेटल लेता हूँ, तो उसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोडियम के आयन्स होंगे। ठीक है, तो अगर हर आयन एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो कितने सारे मेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास इतने सारे एक इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ना फ्री टू मूव है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 वर्डिंग्स यूज होती हैं। ठीक है, 3 वर्डिंग्स, ये तीनों वर्डिंग्स आपको याद करनी है। पहली वर्डिंग है फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी वर्डिंग्स है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल का मतलब ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी फ्री टू मूव। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरी वर्डिंग जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी वो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर एक Na का जो एटम है, ठीक है, Na का ये एटम है, ये Na का सॉरी पूरा मेटल है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। हर हर Na के एक आयन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं, इनका कोई काम ही नहीं है, बस फारग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ना मैंने इसको देना शुरू की हीट, यहां से मैंने इसे हीट दी। अब पहले मुझे बताओ, पहले तो हीट ट्रांसफर कैसे होगी अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, अगर ये सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, अब हीट कैसे ट्रांसफर होती। ये जो Na के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, और बराबर में वाइब्रेशन जाती, फिर वो वाइब्रेट करते हैं और बराबर में वाइब्रेशन जाती, फिर वो वाइब्रेट करते हैं, फिर बराबर में वाइब्रेशन जाती। होता क्या, आहिस्ता आहिस्ता वही वाइब्रेशन बढ़ती और वो वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाती। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ ये केस तो बिल्कुल है, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन साथ में हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो फारग बैठे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का तो काम ही करना ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। जब मैंने इसको हीट दी ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसने हीट इसको दी, इसने हीट इसको दी, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, ठीक है, मूव किए, वो आहिस्ता आहिस्ता च्यू 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 मूव करते रहे, और उन्हें पूरे मेटल में हीट फैला दी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई मेटल्स गुड कंडक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर एक तो वाइब्रेशन ऑलरेडी हो रही है, दूसरा क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो हीट कैरी आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स का। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इन मेटल्स मॉलिक्यूल ट्रांसफर एनर्जी बाय कोलिजन whereas free electrons also transfer energy as they can move easily throughout the structure making the process even faster। ठीक है, तो हमारे पास मेटल्स के अंदर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन भी हो रही है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके पास ये क्वेश्चन लाजमी लाजमी दिखेगा कि बताओ व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स। अगर 1 मार्क का आ गया तो आपने क्या लिखना होगा, आपने लिखना होगा इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव सो दे कैरी आउट करंट। ठीक है, 2 मार्क का आ गया तो आपने लिखना है कि भाई वाइब्रेशन भी हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री टू मूव है। 3 मार्क का आ गया, आपने लिखना है वाइब्रेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, हॉटर टू कोल्डर रीजन में ट्रांसफर हो रही है हीट। ठीक है, डिपेंड्स कि आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। अगर 1 मार्क का आता है तो आपने मेन बात क्या लिखनी है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन
मूव करके यहाँ चला गया, ठीक है। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। कंडक्शन, अब आपको एक बात याद रखनी है कि भाई कंडक्शन के अंदर, कंडक्शन सबसे ज्यादा तेज है सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर, फिर लिक्विड्स के अंदर, और फिर गैसेस के अंदर। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि भाई सॉलिड्स के अंदर सबसे ज्यादा क्यों है? तो भाई इसकी वजह यह है कि कंडक्शन कैरी कैसे हो रही है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव नहीं कर रहे, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक एक मॉलिक्यूल उठ के एक जगह से उठ के यहाँ नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है। तो सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल्स फिक्स्ड है, सारे पार्टिकल्स फिक्स्ड है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन के थ्रू कैरी आउट करेंगे करंट, और कैरी आउट करेंगे हीट को, ठीक है। जिसकी वजह से सॉलिड्स जो है सबसे अच्छे कंडक्टर्स हैं। लिक्विड्स और गैसेस के अंदर हमने नोट किया कि भाई सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो ना एक दूसरे को, लिक्विड को लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर जाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर जब मैं हीट दूंगा, जब वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ना, जल्दी दूर हो जाएंगे, तो उनमें कंडक्शन कम होती है। और गैसेस के पार्टिकल्स इतने दूर दूर है तो उनमें कंडक्शन बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है, क्योंकि अगर वाइब्रेट करेंगे भी तो कोलिजन इतनी कम हो रही है, ठीक है। मूविंग ऑन नाउ, rate of heat transfer depends upon the type of material. This depends upon the size of molecule and number of free electrons. अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमने देखना है कि भाई जो हीट ट्रांसफर है ना वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, बिल्कुल। अब आप जैसे मैं बताता हूँ, अगर हम एक लेते हैं कॉपर और एक लेते हैं आयरन, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि भाई कॉपर ज्यादा जल्दी हीट कंडक्ट करता है कंपेयर टू आयरन, ठीक है। अच्छा बाय द वे, जब भी आपके रेट का वर्ड आएगा ना, हमेशा आपको बोलना है वो स्पीड है, ठीक है। रेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्पीड। तो रेट ऑफ स्पीड, हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि कितनी जल्दी स्पीड, स्पीड ऑफ हीट ट्रांसफर, कि वो जल्दी कर रही है स्लो कर रही है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। दिस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, अम, एक हमारे पास Na का आयन है, ठीक है, और एक मेरे पास सपोज कर लो मैग्नीशियम का आयन है, ठीक है, Mg। अब मुझे बताओ Mg के ऊपर 2+ चार्ज है, यानी एक Mg का आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये Mg का स्ट्रक्चर होता, ये Mg का स्ट्रक्चर होता, तो क्या होता, एक आयन Mg का, ठीक है, Mg का, और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब ऐसे मिलियंस ऑफ आयंस हर आयन 2 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। तो Mg के अंदर ज्यादा जल्दी कंडक्शन होगी कंपेयर टू Na, क्यों? क्योंकि Na सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, ठीक है। तो ये बात इतनी ज्यादा आपको याद नहीं करनी, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ज्यादा अच्छी कंडक्शन करेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, हमारे पास ना एक एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें देखना है कि भाई कंडक्शन ज्यादा अच्छी कौन कर रहा है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है हीट का। तो ना हम क्या करते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा सेटअप करना है कि यहाँ पे हमने लगा दिया, एक सेकंड, यहाँ पे हमने लगा दिया बंसन बर्नर, ठीक है। ये क्या है, बंसन बर्नर कहते हैं इसे, ठीक है, जो कि बेसिकली आग लगाता है, ठीक है। अब हम मैंने क्या किया, मैंने 4 रॉड्स ली, ठीक है। ये एक आयरन के लिए, एक कॉपर के लिए, एक ब्रास के लिए, एक एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। ये 4 रॉड मैंने बंसन बर्नर के ऊपर रखी, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे कर लिया। आई नीड टू मेक श्योर वन थिंग, कि इन चारों रॉड्स की लेंथ सेम हो, ठीक है, चारों रॉड्स की लेंथ सेम हो। उसके बाद मैंने क्या किया, रॉड के एक एंड पे ना मैंने वेजलीन या बी वैक्स होता है ना, मोमबत्ती का जो वैक्स होता है वो लगा लिया, ठीक है। वो कोने पे लगाया और उसके साथ एक पिन चिपका दी, ठीक है। आप पिन लो या मैच स्टिक चिपका लो, मर्जी है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ। सपोज करो ये मेरी रॉड है, ठीक है, ये मेरी रॉड है, इसके आगे मैंने थोड़ी सी मोमबत्ती का वैक्स लगाया और एक मैच स्टिक चिपका दी उसके साथ, ठीक है, मैच स्टिक चिपका दी, कुछ भी चिपका दिया। कोई हल्की चीज लगानी है, आप छोटी सी पेन लगा लो, या कोई भी छोटी सी चीज लगा लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सबके साथ ये लगाया, और ना मैंने अपने बंसर बर्नर को ऑन कर दिया। मैं नोट करूंगा कि भाई सबसे पहले ना कॉपर के ऊपर जो वैक्स है वो मेल्ट होगा और कॉपर वाली पिन गिर जाएगी, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं करना कौन सा अच्छा कंडक्टर है कौन सा बुरा कंडक्टर है। आपको एक्सपेरिमेंट आ सकता है कि भाई आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या करना है, तो हमें बताना है कि भाई इन एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, different metal rods of same length are put on a burner and pins are stuck to them by melted wax, ठीक है। All of them are heated at the same time
which pin drops first, the metal it was attached to is the best conductor of heat। मतलब सपोज करो अगर ये कॉपर की जो रॉड है, इससे सबसे पहले पिन गिरती है, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई सबसे ज्यादा जल्दी हीट अप कॉपर हुआ है। ठीक है। जिसमें सबसे आखिर में पिन गिर रही है, मुझे पता है सबसे देर से हीट कंडक्शन उसमें हुई है। कंडक्शन इन सब में हो रही है, सारी रॉड्स हैं। ठीक है। लेकिन किसी की पिन जल्दी गिर जाएगी, किसी की पिन बाद में गिरेगी। ठीक है। तो हमें इस क्या पता चला कि भाई कंडक्शन तो सारे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन में कोई जल्दी करेगा, कोई बाद में करेगा। ठीक है। जो जल्दी करेगा वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है, जो देर से करेगा वो ज्यादा बुरा कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है। हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट है कंडक्शन के लिए। वो क्या है कि हम क्या करते हैं बेसिकली, मैं ना दो रॉड लेता हूँ, कोई सी भी दो रॉड ले ली, कॉपर की ले ली, स्टील की ले ली। मुझे चेक करना है। ठीक है। अब मैंने सपोज करो कॉपर की रॉड लगाई और या स्टील की रॉड लगाई। हर रॉड को ना यहाँ पे मैंने पिन लगाई और पिन को चिपकाया किससे, बी वैक्स से, या वैक्स ले लो या वैसलीन ले लो, मर्जी अगेन। कोई ऐसी चीज लेनी है जिसपे हल्की सी भी हीट हो तो मेल्ट हो जाए। अब आपको मोमबत्ती का पता है, मोमबत्ती का वैक्स फौरन जल्दी मेल्ट हो जाता है। या वैसलीन ले लो, वैसलीन पे हल्की सी हीट लगाओ फौरन। घी ले लो यार, छोड़ो सब। ठीक है। आपने यहाँ थोड़ी सी वैक्स लगाया और उससे पिन चिपका दी। ठीक है। और मैंने ना बीच से हीट देना शुरू की, यहाँ से हीट देना शुरू की। ठीक है। मैं क्या नोट करूंगा, यहाँ भी हीट ट्रांसफर हो रही है, यहाँ भी हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। मैं क्या नोट करूंगा कि एक एक करके ना ये गिरना शुरू हो जाएंगी, एक एक करके। मतलब होगा क्या कि सपोज करो हीट ट्रांसफर हुई, पहले यहाँ तक आई। जब वो यहाँ पे थी तो ये वाली पिन ड्रॉप हो गई। ठीक है। जब वो यहाँ पे आई तो ये वाली पिन ड्रॉप हो गई। ठीक है। जब हीट थोड़ा सा और आ गया, ये वाली पिन ड्रॉप हो गई। तो एक एक करके हीट पिन गिरेगी, सारी एक साथ नहीं गिरेंगी। ठीक है। लेकिन मैं एक और बात नोट करूंगा, क्योंकि कॉपर एक ज्यादा अच्छा कंडक्टर है कंपेयर टू स्टील, तो मैं नोट करूंगा कि ज्यादा पहले पिन इसकी गिरेंगी और बाद में पिन इसकी गिरेगी। ठीक है। वन एंड इज हीटेड। अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, वन एंड इज हीटेड, हीट ट्रेवल्स along the copper rod, the drawing pins fall off one by one as the heat reaches them। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। अगर आपसे पूछ लेता है तो आपने बताना है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड to the one end of the metal to the other by conduction, pins fall off one after another, the result will show copper is a better conductor। मुझे पता चलेगा कि भाई ज्यादा जल्दी इसकी रॉड्स, इसकी सारी पिन्स गिर जाएंगी और थोड़ी देर से इसकी गिरेंगी। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कॉपर ज्यादा अच्छी हीट कंडक्ट करता है और ज्यादा जल्दी हीट कंडक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने ना एक दो बातों का ख्याल रखना है। आपसे ना एग्जामिनर कभी कभी पूछता है, जब एक्सपेरिमेंटल के क्वेश्चंस पूछता है ना, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आता है। ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ भाई आपके कंट्रोलेबल वेरिएबल्स क्या, मतलब कौन से वेरिएबल है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो उससे आपने दो तीन बातों का ख्याल रखना है। पहली बात कि जो मैं कॉपर और स्टील यूज कर रहा हूँ ना, आई नीड टू मेक श्योर दोनों की सेम लेंथ हो। अब अगर मैं समझो ये कॉपर इतनी बड़ी ले लूं और स्टील सिर्फ इतना सा लूं, छोटा सा स्टील लूं, ठीक है, स्टील में इतना सा लेता हूँ और कॉपर ये इतना बड़ा ले लूं, तो ऑब्वियसली अनफेयर एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है। सिमिलरली आई नीड टू मेक श्योर कि जो पिन्स है ना इनके बीच में डिस्टेंस सेम हो। ठीक है। इन पिन्स के बीच में डिस्टेंस सेम हो, यहाँ पे जो पिन्स हैं और यहाँ पे जो पिन्स हैं। ठीक है। आई नीड टू मेक श्योर कि मेरा डिस्टेंस सेम आ रहा हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ना हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ग्लास, प्लास्टिक्स एंड वुड, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मेटल्स। अगर हम बात करेंगे ग्लास की, प्लास्टिक की, वुड की, तो ये बड़े इतने अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। वजह क्या है कि भाई इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने को नहीं है, पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है। द कोलिजन ट्रांसफर थर्मल एनर्जी थ्रू वाइब्रेशन एंड पासिंग इट टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ये ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड का सीन है। लेकिन अगर मेरे पास मेटल्स की बात होती है तो मैं बात करता हूँ कि भाई मेटल्स के अंदर फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है। फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। और साथ में पार्टिकल्स वाइब्रेट भी कर रहे हैं, जिस वजह से मेटल ज्यादा अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ना हमारे पास, मैं चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे बताओ कि हमारे घर आप सबके पास फ्राइंग पैन होंगे। ठीक है। तो फ्राइंग पैन का जो बेस है वो मेटल की है, और जो उसका प्लास्टिक है वो, जो उसका मतलब हैंडल है वो प्लास्टिक का है। उसकी वजह क्या है भाई? उसकी वजह यही है कि भी, उसकी वजह यही है कि बेसिकली हमारे पास जो
वो है ना प्लास्टिक है। प्लास्टिक बहुत देर से हीट कंडक्ट करेगा कंपेयर टू मेटल। मेटल बहुत जल्दी हीट कंडक्ट कर लेगा। ठीक है। तो क्या होता है, जो उसकी नीचे की बेस होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, प्लास्टिक तक हीट आती नहीं है हम तक। ठीक है। साथ में प्लास्टिक इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। ठीक है। अब हम पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। कंडक्टर्स क्या है, यूज्ड व्हेन हीट ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड क्विकली थ्रू समथिंग। ठीक है। सॉस पैन, बॉयलर्स एंड रेडिएटर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है। सबसे अच्छा कॉपर का वो होता है, आपको पता है, अगर जो शेफ्स होते हैं वो ज्यादातर स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं या फिर कॉपर प्रेफर करते हैं। ठीक है। क्योंकि कॉपर एक बहुत अच्छा हीट कंडक्टर है। ज्यादातर चाइनीज लोग जो होते हैं, जो उस पे कुक करते हैं, हाई फ्लेम से कुक करते हैं, दे यूजुअली यूज कॉपर के वो पैन्स। ये कॉपर बहुत अच्छी हीट कंडक्ट करता है। ठीक है। इंसुलेटर्स, एज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज लो, दे आर यूज्ड दे आर यूज्ड टू कीप द थिंग्स हॉट। ठीक है। एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड। ठीक है। वो गर्म चीज को गर्म रखते हैं और ठंडी चीज को ठंडा रखते हैं। ठीक है। इंसुलेटर्स क्या है, गर्म चीज को गर्म रखेंगे, ठंडी चीज को ठंडा रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बात समझनी है कि भाई जो हमारी हवा है ना, हवा नहीं, हर गैस, कोई सी भी गैस हो, गैस इन जनरल इज अ वेरी बैड थर्मल कंडक्टर। ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों, क्यों थर्मल कंडक्टर बुरी है वो। भाई वजह उसकी ये है कि थर्मल कंडक्शन के लिए होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके अंदर एनर्जी देगा और फिर ये भी वाइब्रेट करेगा, और फिर ये आगे एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। लेकिन अगर मैं किसी गैस को लेता हूँ कि गैस का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, अगर ये यहाँ वाइब्रेट कर भी रहा है तो मुझे बताओ क्या ये आगे तक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है। ये आगे तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा, या कर रहा है तो बहुत थोड़ी सी कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे पास गैसेस है ना वो बहुत बुरे थर्मल कंडक्टर्स हैं। ठीक है। विच इज वाई हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है। तो हम बताते हैं कि भाई हीट ट्रांसफर जो होती है कंडक्शन के थ्रू एयर में, वो नेग्लिजिबल है, वो ऑलमोस्ट नहीं होती। ठीक है। बहुत थोड़ी सी होती है। अब आई होप कंडक्शन का क्लियर हो गया। अब हम बढ़े कन्वेक्शन पे। सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बेसिकली है क्या? कन्वेक्शन ना ये है कि हमारे पास, अच्छा, कन्वेक्शन स्टार्ट करने से पहले याद रखना कि कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होती है। ठीक है। सॉलिड्स में नहीं होती। बेसिकली हमने कंडक्शन में देखा, जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स है ना, मूव नहीं कर सकता, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। लेकिन कन्वेक्शन के अंदर ये सीन नहीं है। कन्वेक्शन के अंदर ना जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। तो वो एक जगह से हीट उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है। ये मॉलिक्यूल गर्म हुआ, ये ऊपर चला गया। ठीक है। ये मॉलिक्यूल गर्म हुआ, ऊपर चला गया। जो, अब वो ऊपर गया तो क्या हुआ, ऊपर जैसे गया तो ऊपर भी तो कहीं ऊपर कोई और मॉलिक्यूल होगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। बेसिकली कन्वेक्शन ये चीज है। अब ना पहले हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। हमने पूछा कि भाई हाउ इज हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होती है? ठीक है। पहले मैं इस डायग्राम को देखता हूँ। समझो, मेरे पास ये कोई एक पॉट है। ठीक है। पतीला ले लो, कुछ भी ले लो, वॉट एवर। ठीक है। ये मेरे पास एक पॉट है। इस पॉट के अंदर ना ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल से भरा हुआ होगा। ठीक है। अब जब मैंने हीट ट्रांसफर की ना, जब मैंने हीट ट्रांसफर की तो क्या हुआ, सपोज करो ये वाला जो, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स ना क्या करेंगे, वाइब्रेट ज्यादा जल्दी करेंगे, और ये हीट गेन करके इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। अगर मैं किसी किसी भी मॉलिक्यूल को हीट देता हूँ तो वो पहले हल्का वाइब्रेट करता, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब होगा क्या, अब मुझे बताओ, अगर मैं इस सरफेस पे देखता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। अब जब सारे मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेट नहीं कर रहा है वो, बहुत जल्दी जल्दी हिल रहा है, तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है। टकराएंगे और दूर हो जाएंगे, टकराएंगे दूर होंगे, जिसकी वजह से ना हमारा जो लिक्विड है वो हल्का सा एक्सपैंड होगा। और ये जो पार्टिकल्स है ना, ये हो जाते हैं एनर्जेटिक। क्या हो जाते हैं, एनर्जेटिक। जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऐसे करके ऊपर चले गए। ठीक है। जैसे ही उन्होंने हीट हीट गेन की, उनके अंदर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी आ गई, और वो काइनेटिक एनर्जी पकड़ के ऊपर चले गए। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उन्होंने गेन की और वो ऊपर चले गए। अब जब समझो वो सारे इलेक्ट्रॉन, वो सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ जाएंगे, भाई वो कहाँ जाएंगे, वो क्यों, वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है। वो नीचे आ जाएंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और क्या होगा, जब वो नीचे आए तो अब वो हीट अप होंगे।
ठीक है, तो ऐसे कर करके ना एक टाइम पे ऐसे करंट्स बन जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, जो हॉट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाएंगे, कोल्ड वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, फिर हॉट वाले ऊपर चले जाएंगे और कोल्ड वाले नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। अब इसको ना आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जामिनर इसका 3 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपने लिखना है फ्लूइड एट द बॉटम गेन्स हीट। ठीक है, जब बॉटम पे फ्लूइड है उसने हीट गेन की, द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड स्प्रेड आउट, जिसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है वो एक्सपेंड करता है। एक बात समझना, एमसीक्यू में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, कभी कभी ना आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ दी पार्ट, अब ना वो बोलेगा कि भाई कन्वेक्शन इज हैपनिंग, बताओ क्या हो रहा है। अब वो आपसे बोलेगा द लिक्विड इज एक्सपैंडिंग और द पार्टिकल्स आर एक्सपैंडिंग। अब ना मैंने इसका क्वेश्चन देखा था, इसमें अच्छे खासे बच्चों ने दी पार्टिकल्स आर एक्सपेंडिंग कर दिया था। पार्टिकल एक्सपेंड नहीं हो रहे, मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड नहीं हो रहे। समझो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब इनके अंदर हीट एनर्जी बढ़ गई तो वाइब्रेट करके ऐसे दूर 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 चले जाएंगे। ठीक है, दूर चले जाएंगे और वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे और पार्टिकल्स एक्सपैंड नहीं करेंगे। एक्सपैंड का मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है, पार्टिकल्स का बड़ा हो जाना, पार्टिकल्स अपने फिक्स उस पे रहेंगे। होगा क्या, क्योंकि वो दूर हो गए तो हमारा लिक्विड इटसेल्फ विल एक्सपैंड। ठीक है, मेकिंग द फ्लूइड लेस डेंस। अब जो नीचे का जो हिस्सा होगा ना, ये पूरा जो फ्लूइड है, ये पूरा हिस्सा ना लेस डेंस हो जाएगा। ठीक है, ये कम, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये जैसे इसकी डेंसिटी कम होगी ये ऊपर राइज अप कर जाएगा। आपको याद होगा जब मैं डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था जो लेस डेंस चीज होती है वो फ्लोट करती है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। और ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो तो अभी भी डेंस है ना, वो तो अभी मोर डेंस है, तो वो मोर डेंस पार्टिकल सिंक डाउन, वो सिंक कर जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, आपने 4-5 बातें लिखनी है इसमें। सबसे पहले क्या लिखना है, हीट गेन हुई, काइनेटिक एनर्जी गेन हुई और लिक्विड एक्सपैंड हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है फ्लूइड लेस डेंस हो गया और वो राइज अप कर गया। जब राइज अप कर गया, ऊपर वाले जो कूलर और डेंसर मॉलिक्यूल्स थे वो सिंक कर गए और वो नीचे आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना कुछ केसेस हैं। कन्वेक्शन समझ आ गई सबको? सुमैया, आयजा, माहीन, कन्वेक्शन समझ आ गई तुम लोगों को? ओके, परफेक्ट। अब ना हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि हमें समझने हैं। वो केसेस क्या हैं, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं उसको एक कंटेनर लेता हूँ, उसमें पानी भरा मैंने और उसको नीचे से हीट दी, तो उसके अंदर कन्वेक्शन होगी। ठीक है, क्यों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा राइज डेंस लेस डेंस होगा, ऊपर जाएगा, और मोर डेंस हिस्सा जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, कन्वेक्शन हो रही है। सेकंड केस मेरे पास क्या है, मैंने ना हीट अब साइड से ट्रांसफर की। ठीक है, मैंने अब हीट एक साइड से ट्रांसफर की। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या कन्वेक्शन होगी? अब बिल्कुल अभी भी होगी। क्यों, क्योंकि अगर ये वाली समझो, ये वाली लेयर है, अब ये वाली जो लेयर है ये लेस डेंस हो जाएगी और ये ऊपर राइज करेगी। जब ये ऊपर राइज करेगी तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल जो नीचे राइज करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ भी कन्वेक्शन करंट बन जाएगा। कन्वेक्शन करंट बन जाएगा और ये घूमता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे घूमता रहेगा। लेकिन अगर मैं सपोज करूं, मैं हीट यहाँ ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, अगर मैं समझो, आपने हीटर देखा आप लोगों ने, पुराने जमाने में एक हीटर आता था जो पानी के ऊपर डालते थे। बेसिकली समझो मैंने यहाँ एक हीटर डाल दिया, हॉट वायर डाल दी, या चलो हीटर छोड़ो, बस मैं यहाँ ऊपर से हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऊपर से हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ। मुझे बताओ इसके अंदर कन्वेक्शन होगी? कन्वेक्शन के लिए नेसेसरी है कि जो लेस डेंस पार्टिकल है ऊपर की तरफ राइज अप करें। ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है, तो इसके अंदर ना, और वो लेस डेंस पार्टिकल्स नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, वो नीचे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, यहाँ कन्वेक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ कन्वेक्शन नहीं होगी, यहाँ क्या होगा, यहाँ कंडक्शन होगी। ठीक है, देयर इज नो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के लिए क्या जरूरी था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, लेस डेंस मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएं, ठीक है, और मोर डेंस मॉलिक्यूल्स नीचे आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे तो लेस डेंस मॉलिक्यूल्स यहीं पे हैं, वो ऊपर कहाँ जाएंगे? वो तो ऊपर ही ऊपर लेस डेंस है, नीचे वाला हिस्सा तो अभी भी मोर डेंस है, तो वो तो ऊपर वो राइज ही नहीं होगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे ना होगी कंडक्शन फिर, यानी मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, हीट ट्रांसफर होगी और वो एक से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर होती रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड बहुत देर में गर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है गर्म नहीं होगा, लेकिन बहुत देर में गर्म हो जाएगा। इट विल हीट अप मोर स्लोली। ठीक है, आपको इससे एग्जामिनर बहुत ज्यादा टेस्ट करता है। एक और देखते हैं, एक और टॉपिक देखते हैं। मुझे बताओ, ये मेरे पास ना दो हीटर हैं, हीटर ए और हीटर बी।
ठीक है। मैंने क्या किया मैंने ना हीटर ए को ऑन किया, ठीक है, और हीटर बी अभी बंद कर दिया, हीटर बी बंद है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ हीटर ए का जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कैसे गर्म होगा, कौन से मोड से गर्म होगा? आप बोलोगे भाई ये कन्वेक्शन से गर्म होगा। ठीक है, कन्वेक्शन करंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये राइज अप करेंगे, और जो मोर डेंस मॉलिक्यूल्स हैं वो राइज डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ कन्वेक्शन कैरी आउट होती रहेगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ हीटर ए से नीचे हीटर ए से नीचे क्या होगा, हीटर ए से नीचे पानी गर्म होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा? अब यह बात याद रखना कि हीटर बी ऑफ है, हीटर बी स्टैंड ऑफ। तो अब यहाँ पे नीचे कंडक्शन हो रही होगी, कन्वेक्शन हमेशा राइज अप होता है, कन्वेक्शन ऊपर की तरफ होती है। नीचे हीटर ए के नीचे क्योंकि हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही, मतलब मॉलिक्यूल्स राइज अप ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा, यहाँ पे कंडक्शन कैरी आउट हो रही होगी। ठीक है, ये वाला एग्जामिनर आपको बहुत टेस्ट करता है। ठीक है। हाउ वाटर हाउ वाटर इज हीटेड अबव ए इफ बी इज ऑफ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई बाय कन्वेक्शन वाटर नियर ए गेन्स हीट, एक्सपेंड्स एंड बिकम लेस डेंस। ठीक है, जब वो लेस डेंस होगा तो क्या होगा, वो राइज करेगा, कोल्डर एंड मोर डेंस मॉलिक्यूल जो है वो सिंक डाउन कर जाएंगे। अब आपसे पूछेगा कि बताओ भाई बाय हाउ वाटर इज हीटेड बिलो ए इफ बी स्टैंड ऑफ। तो आप बोलोगे कि भाई बाय कंडक्शन। क्यों? क्योंकि लेस डेंस मॉलिक्यूल्स नहीं है, बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बस आपने ये लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम मुझे इसके लिए ना एक चीज करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी सेकंड, में आ रहा हूँ। ओके, देखो, एक बात बताओ मुझे। आप लोग के घर में कप्स होंगे, वाटर बॉटल्स होंगी। आपने कभी नोट किया कि उसके नीचे एक एक जगह खाली होती है? कप के नीचे एक जगह खाली है। ठीक है, बेसिकली जब मैं कप को रख रहा हूँ तो उसकी सरफेस और कप के बीच में थोड़ी सी जगह खाली है। ठीक है, ये वाली जगह खाली है। ये देखो, अगर सपोज करो मेरा ये वाला कप है, ये मेरा कप है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली है। उसकी क्या वजह है भाई, क्यों खाली है वो? कोई बता सकता है? आयजा, सुमैया, माहीन, पे अटेंशन, मुझे बताओ कि एक कप के नीचे जगह खाली होती है, उसकी क्या वजह होगी? क्या रीजन होगा कि वो कप के नीचे जगह खाली है? क्या ऐसी एस्थेटिक्स के लिए है, या कोई वजह है उसकी एक्चुअल में? उसकी ना हमारे पास एक वजह है। वो वजह ये है कि भाई आपने एक बात पढ़ी कि जो हमारी एयर है ना, वो बहुत बुरी कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो यहाँ हीट कंडक्ट ही नहीं करेगी तो हमारा कप जो है ना वो आहिस्ता गर्म होगा। ठीक है, अगर सपोज करें इसके अंदर कोई कोई गर्म चीज पड़ी हुई है, तो वो नॉर्मल से कम कम ठंडी होगी। ठीक है, उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। अब क्या हुआ कि हमने ना, ये हॉट प्लेट है, ये नीचे एक हॉट प्लेट रखी है। ठीक है, हॉट प्लेट आप सबने देखी है। बेसिकली एक जगह होती है, एक सरफेस होती है, गर्म हो जाती है, उसके ऊपर आप सामान रखते हो अपना। ठीक है, तो आपसे पूछा कि बताओ भाई विच ऑफ द कप्स हीट फास्टर एंड वाई। तो आपने बताया इन कप ए हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन फ्रॉम हॉट प्लेट टू द कप एंड लिक्विड हीट्स अप फास्टर देन कप बी। ठीक है, मतलब कप ए के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ कंडक्शन कैरी आउट हो रही है, सपोज करो ये मेटल और ये मेटल, दोनों के बीच में कंडक्शन कैरी आउट होगी। ठीक है, कंडक्शन कैरी आउट होगी, तो जो कप ए है ना वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ कंडक्शन होगी? यहाँ क्योंकि बेसिकली कोई कांटेक्ट नहीं है, तो कंडक्शन ही कैरी आउट नहीं होगी। और यहाँ पे एयर है बीच में, तो एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई जो कप ए है वो ज्यादा जल्दी फास्ट अप हीट हो जाएगा, और कप बी जो है वो थोड़ी देर में हीट अप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास एक और केस आता है एयर कंडीशनर का। आप लोगों ने कभी नोट किया है कि आप लोग घर में जो एसी लगा होता है ऊपर ही क्यों लगा होता है, नीचे क्यों नहीं लगा? यहाँ भी मतलब जमीन पे भी तो लगा सकते हैं, यहाँ मेरे मेरे बिल्कुल सामने क्यों नहीं लगा हुआ, टॉप पे ही क्यों लगा हुआ है? उसकी क्या वजह है भाई? उसकी क्या वजह है? सपोज करो ये मेरा रूम है, कि ये मेरे रूम की वॉल्स है, ठीक है, दिस इज माई रूम की वॉल। मेरा एसी हमेशा यहाँ लगा होगा इस जगह पे, वो यहाँ क्यों नहीं लगा दिया भाई? यहाँ भी तो लगा सकते थे, यहाँ भी तो लगा सकते थे, सिर्फ इसी जगह क्यों लगाया है? मेरा एसी यहीं क्यों लगा हुआ है? कोई इसकी वजह तो होगी ना, कोई चीज ऐसे ही नहीं होती कि कोई ना कोई वजह होगी उसकी। तो उसकी वजह कुछ यूं है कि मैं बताता हूँ। सपोज करो एसी का काम क्या है? ठंडी हवा फेंकना, ठीक है, और ठंडी हवा फेंकेगा। जब उसने ठंडी हवा थ्रो की ना, जब उसने ठंडी हवा थ्रो की, तो क्या हुआ? जो यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स थे ना, इस जगह के जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या हुआ, ठीक है, इस जगह के जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या हो जाएंगे? वो डेंस हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? डेंस हो जाएंगे। डेंस हो जाएंगे, ठीक है। जब वो डेंस होंगे, वजह क्या है उसकी? उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह कम, पहले वाइब्रेशन ज्यादा हो रही थी, अब वाइब्रेशन कम हो गई, ठीक है। तो क्या होगा? वो नीचे की तरफ सिंक कर जाएंगे, वो नीचे की तरफ क्या कर जाएंगे? सिंक कर जाएंगे। अब नीचे के जो पार्टिकल्स हैं, उनका, क्योंकि उनका ऊपर वाले पार्टिकल से वो कम है, ठीक है, डेंसिटी कम है, तो वो राइज अप कर जाएंगे, वो राइज अप करेंगे, ठीक है। नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर गए, अब नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाके वो ठंडे होंगे, और फिर वो दोबारा नीचे आना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ दोबारा कन्वेक्शन शुरू हो जाएगी। तो हमारे कमरे के अंदर कन्वेक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि एसी हमारा टॉप पे लगा है। तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वाइब्रेशन कम हो गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है, और वो नीचे की तरफ गिरे, ठीक है। तो क्या लिखना है आपने? एयर मॉलिक्यूल्स एट द टॉप, एयर मॉलिक्यूल्स एट द टॉप become more dense, more dense and sink, या फिर आप लिख लो come down, come down the molecules at the bottom, bottom rise up, जिसकी वजह से and convection is carried out, carried out, ठीक है भाई। एयर मॉलिक्यूल्स जो टॉप पे थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, वो मोर डेंस हुए, और वो नीचे की तरफ आ गए। जो नीचे के मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ज्यादा थी, और वो ज्यादा डेंस, वो कम डेंस थे ऊपर वालों से, तो ऊपर चले गए, और जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन, हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट है, थर्ड वे ऑफ हीट ट्रांसफर है हमारे पास, रेडिएशन। ना भाई, व्हाट द हेल इज रेडिएशन? रेडिएशन क्या चीज है? रेडिएशन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन है, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। आप मुझे एक बात बताओ, हमारे पास, आपको ये बात पता है कि स्पेस के अंदर बेसिकली वैक्यूम है, देयर आर नो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर सन से हीट आ रही है, वो कैसे आएगी? सन से हीट कैसे आएगी? ना कन्वेक्शन हो सकती है, ना कंडक्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए चाहिए मॉलिक्यूल्स, दोनों के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूल्स। सन से हीट आती है इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो रेडिएशन जब भी बात करेंगे, हम बात करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन की, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भाई, स्पेस से अगर आ रही है, स्पेस से अगर मेरे पास हीट आ रही है, सन से हीट आ रही है, कैसे आ रही है? तो आपने बताना है कि भाई ड्यू थ्रू रेडिएशन, और स्पेसिफिकली कौन सी वेव? इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड रेडिएशन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी उसे छोड़ दो, अभी बस ये आपको ये याद रखना है कि कौन सी वेव है? इंफ्रारेड वेव, ठीक है। और एक और बात बहुत जरूरी है, वो है कि इट कैन हैपन इन अ वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम के अंदर हो सकती है, ठीक है ना। हमारे पास ना इसमें एक
चीज है जो कि एग्जामिनर टेस्ट करना बहुत पसंद करता है। एंड आई यूज टू हेट इट ऑनेस्टली, मुझे नफरत थी इससे, which because it is kind of confusing, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। बेसिकली which is factors affecting heat transfer by radiation। अब ना आपको एक बात याद रखनी है, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिससे हमारे पास एक्चुअली, हाँ, दो फैक्टर्स हैं जिससे हमारे पास ना हीट ट्रांसफर जो है वो अफेक्ट करता है, जो बेसिकली हीट कंडक्शन है ना, हीट का ट्रांसफर है वो अफेक्ट करता है, और स्पेसिफिकली बाय रेडिएशन। उसमें पहली बात क्या है कि भाई जो डार्क कलर है ना, वो हीट के बहुत अच्छे एब्जॉर्बर्स हैं कंपेयर टू लाइट कलर्स। सबसे अच्छी एग्जांपल लो। अच्छा, स्पेसिफिकली आप ना व्हाइट और बात करोगे ब्लैक के हवाले से, कभी आपने ऐसा किया है कि घर से बाहर निकलो और ब्लैक ड्रेस पहन के जाओ? घर से बाहर दोपहर में निकलो ब्लैक ड्रेस पहन के, ऐसी गंदी गर्मी लगती है ना, हालत खराब हो जाती है। 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसी शदीद गर्मी लगेगी। लेकिन कंपेयर टू हॉट एयर फ्रॉम लोअर पार्ट विल मूव अप एंड एयर कूलर विल मूव लोअर एंड वेरी गुड। बिल्कुल सही बात है मम्मी। अच्छा, देखो, हमारे पास ना कभी आप ये करना कि खुद एक्सपेरिमेंट करना, घर से बाहर जाना ब्लैक कपड़े पहन के, ये ब्लैक पहना हो, ठीक है, अगर मैं ये पहन के दोपहर में बाहर जाऊं, मेरी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं व्हाइट पहन के जाता हूँ तो मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब नहीं होगी। वजह क्या है कि भाई जो डार्क कलर होते हैं ना, स्पेसिफिकली ब्लैक, वो हीट के बहुत अच्छे एब्जॉर्बर हैं, वो हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ब्लैक कपड़े पहन के बाहर जा रहा हूँ तो मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। अगर मैं ब्लैक कपड़े पहन के बाहर जा रहा हूँ तो मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर मैं व्हाइट पहन के जाता हूँ तो व्हाइट कम हीट हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट कंपेयर टू लाइट कलर। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि मैंने एक हीटर लिया, ठीक है, उस हीटर से एक डिस्टेंस पे एक कप रख दिया, ठीक है, जिसका कलर था ब्लैक, ठीक है। फिर मैंने दूसरा कप भी रखा और उसका कलर था व्हाइट, ठीक है। दोनों को सपोज करो मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब मैं 5 मिनट बाद देखूंगा ना, तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई जो ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर वाला जो कप था, उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हुआ कंपेयर टू वाइट वाले का, ठीक है, कंपेयर टू वाइट वाले का, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि भाई ब्लैक जो है वो ज्यादा ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कंपेयर टू वाइट। वाइट जो हीट कम एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। नाउ हमारे पास ना इसका एक ग्राफ भी आता है। वो क्या है, बेसिकली क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ग्राफ इन सम। अच्छा, ग्राफ वैसे यूजुअली आता नहीं है, आपको बनाने को दे देते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपने बस ये बताना है ब्लैक जो है वो ज्यादा, देखो, दोनों को मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों को 10 मिनट के लिए छोड़ा हुआ है। अगर मैं व्हाइट को देखता हूँ तो व्हाइट 10 मिनट में पहुंचा और उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर 20 आ रहा है, उसका टेम्परेचर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्लैक वाली सरफेस को देखूं, वो भी 10 मिनट के अंदर, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या आ रहा है, उसका टेम्परेचर 35 आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक इज मोर ग्रेटर देन व्हाइट, ठीक है। अब मजे की बात बताता हूँ, ब्लैक हीट को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। लेकिन ब्लैक ना कूल भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। ब्लैक कलर जो कूल भी बहुत जल्दी होता है। अगर आप बहुत गर्मी से आओ ब्लैक कलर कपड़े पहन के एसी में बैठ जाओ, सेकंड्स के अंदर आप कूल डाउन हो जाओगे। अगर व्हाइट पहन के आओगे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है कि भाई जो ब्लैक कलर जो है वो ज्यादा जल्दी कूल डाउन होता है, ठीक है। दे कूल मोर फास्टर देन व्हाइट, ठीक है। मूविंग ऑन, हमारे पास सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर हमारे पास है टेक्सचर का, ठीक है। एक तो हमने देख लिया, वो था ब्लैक और व्हाइट कलर। ब्लैक आर गुड एब्जॉर्बर्स, ठीक है, एंड व्हाइट आर पुअर एब्जॉर्बर, व्हाइट कम एब्जॉर्ब कम करता है, ठीक है। लेकिन अब सेकंड बात है टेक्सचर की। टेक्सचर, हमारे पास दो टेक्सचर होते हैं, एक होता है डल और एक होता है शाइनी। यही दो टेक्सचर के हवाले से आप बात करोगे, ठीक है, डल एंड शाइनी। मेरे मोबाइल में, मेरी बिल्ली क्या कर, देखो मेरे मोबाइल की जो सरफेस है, मेरी मोबाइल की जो सरफेस है दिस इज शाइनी। मेरे मोबाइल का जो बैक कवर है दिस इज डल, ठीक है। डिफरेंस समझ आ रहा है? एक सेकंड यार, एक सेकंड, मेरी बिल्ली आ रही है। अच्छा, गाइस मीट माय कैट, मेरी बिल्ली से मिला। हेलो, fine। अच्छा खैर, एनीवेज, तो हमने क्या देखा कि टेक्सचर जो है वो रेडिएशन, हेलो बिल्ली, हाय सुमैया, हाय सुमैया, हेलो हेलो। अच्छा,
एनीवेज, तो जो टेक्सचर जो है हमारे पास, रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय, रेडिएशन इज रिफ्लेक्ट, अरे यार मैं कहाँ चला गया, रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय शाइनी सरफेसेस। मतलब क्या है इसका, कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पे एक शाइनी सरफेस है, ठीक है, ये शाइनी सरफेस है, और यहाँ से हीट आ रही है, रेडिएशन में हीट आ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है। आप कभी एक बात देखना, घर में ना आप क्या होगा, थर्मोस, थर्मोस पता है ना आप सबको, घर में एक थर्मोस होगा, उसकी अंदर की जो सरफेस होती है ना, दैट इज यूजुअली शाइनी। ठीक है, दैट इज यूजुअली शाइनी। तो क्या होगा, वो क्या करता है, वो जो हीट होती है उसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से मेरे पास शाइनी सरफेसेस जो हैं, दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट एंड पुअर एब्जॉर्बर्स। वो हीट को एब्जॉर्ब बहुत कम करेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं कपड़े बाहर शाइनी पहन के चला जाऊं, मुझे कम हीट लगनी चाहिए। वजह क्या है, कि हीट मुझसे लगी और फिर वापस चली गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, और वो हीट कम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास कहाँ शाइनी कपड़े होते कहाँ हैं। और डल सरफेसेस का क्या काम है, कि भाई दे आर गुड एब्जॉर्बर्स। ठीक है, डल सरफेसेस एब्जॉर्ब अच्छा करती हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट बुरा करती हैं हीट को। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, जिसके अंदर मैंने ना एक कंटेनर लिया जो डल वाइट था, और एक कंटेनर लिया जो शाइनी वाइट था। ठीक है, मैंने थोड़ी देर बाद ना दोनों का टेम्परेचर देखा, तो मैंने नोट किया कि इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम ये 20 से 30 डिग्री हो गया जो डल वाला था, और जो शाइनी वाला था वो सिर्फ 20 से 27 हुआ। यानी वो कम कम उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो वजह क्या थी, कि भाई क्योंकि समझो यहाँ से हीट आई, ये रिफ्लेक्टर था, ये रिफ्लेक्ट कर गई, हीट रिफ्लेक्ट कर गई, इसने हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसने हीट को एब्जॉर्ब बहुत बुरा किया, बहुत ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं किया, कम एब्जॉर्ब किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीट आई, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो इसके अंदर ही चली गई। ठीक है, वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो जिसकी वजह से जो डल था, जो डल टेक्सचर था, उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की। ठीक है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की। आगे बढ़ते हैं। अब ना आपसे एग्जामिनर बड़ा एक मजे की वो आगे किया मैंने, ठीक है ना, किया भाई, छोड़ दो सब। ठीक है, आपको इसका भी बताना है कि भाई देखो, 10 मिनट के अंदर अगर मैंने ग्राफ बनाया, तो मैं देखता हूँ कि जो शाइनी वाली है ना, वो कम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जो मोर, वो है जो डल कलर है, उसका ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो शाइनी वाइट हीट्स अप लेस एज इट रिफ्लेक्ट्स हीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ना हमारे पास आएंगे दो एक्सपेरिमेंट्स, जो कि आज तक वैसे मैंने कभी पास पेपर्स में देखे नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे सिलेबस में लिखे हुए हैं तो मुझे कराना है, जरूरी है। ठीक है, अब हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, राइट एन एक्सपेरिमेंट अबाउट विच सरफेस इज बेटर एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ हीट। ठीक है, कौन सी जो सरफेस है वो ज्यादा अच्छा हीट को एब्जॉर्ब कर रही है और एमिट कर रही है। मैंने क्या किया, मैंने एक लिया बल्ब। आप लोगों ने वो देखा है, एक बल्ब होता है जिससे येलो लाइट निकलती है, और ना बहुत गर्म हो जाता है वो। ठीक है, हमारे घर जो एलईडीज लगी हैं वो नहीं, वो गर्म नहीं होती, वो बहुत कम गर्म होती हैं। इस वाले बल्ब को कहते हैं फिलामेंट लैम्प। उसके अंदर एक छोटी सी वायर होती है, वो वायर हीटअप हो जाती है। तो फिलामेंट लैंप लिया मैंने ना, उसको एक तरफ कलर किया मैट, मैट ब्लैक। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो मेरे मोबाइल की बैक सरफेस है, यानी मैट कौन सा होता है, डल कलर है, डल कलर है, और ब्लैक कलर है। ठीक है, दूसरी सरफेस मैंने शाइनी वाइट की। ठीक है, दूसरी सरफेस मैंने क्या की, शाइनी वाइट की। अब देखो, दो बातें, डल भी है, ये डल भी है और ब्लैक भी है। ठीक है, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ठीक है, ब्लैक भी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अच्छा बाय द वे, जो चीज अच्छी एब्जॉर्बर होती है ना, वो चीज अच्छी एमिटर भी होती है, ये बात याद रखना। जो चीज अच्छी एब्जॉर्बर है, वो चीज अच्छी एमिटर भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पेंट हाफ साइड ऑफ फिलामेंट लैम्प विद मैट ब्लैक। ठीक है, एंड द अदर हाफ विद शाइनी वाइट। ठीक है, प्लेस थर्मोमीटर ऑन इक्वल डिस्टेंस। अब मैंने देखना है कि भाई मेरा डिस्टेंस सेम हो दोनों तरफ से, जो यहाँ से डिस्टेंस है वो यहाँ से भी डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, नोट द टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। अब जैसे एक्स मिनट मैंने लिखा, तो आप 10 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, मर्जी है आपकी। ठीक है, एंड द साइड पेंटेड ब्लैक वुड एमिट मोर हीट। आपने क्या याद रखना है, बस एक बात याद रखनी है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि भाई जो जो अच्छा रिफ्लेक्टर ऑफ, जो अच्छा एब्जॉर्बर ऑफ हीट है ना, वो अच्छा एमिटर ऑफ हीट भी है। ठीक है, मूविंग ऑन, हमारा सेकंड सेकंड क्या है, मैंने ना एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने भर दिया पानी। ठीक है, और मैंने इस कंटेनर की बाकी साइड्स को ना कलर कर दिया। एक साइड को मैंने कलर किया डल वाइट से, दूसरी साइड को मैंने कलर किया शाइनी ब्लैक से। ठीक है, तीसरी साइड को मैंने कलर किया डल ब्लैक से, और चौथी साइड को मैंने कलर किया
शाइनी ब्लैक से। ठीक है, सारी साइड से कलर किया मैंने, और चार डिफरेंट कलर यूज किए और चार डिफरेंट टेक्सचर यूज किए। ठीक है, दो डिफरेंट कलर और दो डिफरेंट टेक्सचर। ठीक है, कौन कौन से? डल ब्लैक, डल ब्लैक, डल वाइट, डल वाइट, शाइनी ब्लैक, शाइनी ब्लैक, और शाइनी वाइट। ठीक है, ये मेरे पास चार वो हैं, चार कलर्स हैं, और दो कलर्स दो टेक्सचर्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ी देर बाद ना मैंने एक उठाया थर्मल रेडिएशन सेंसर। बेसिकली मुझे थर्मल रेडिएशन बताते हैं कितनी थर्मल रेडिएशन आ रही है या कौन कितना ज्यादा इमिट कर रहा है। मैंने 5 मिनट बाद उस थर्मल रेडिएशन सेंटर को चारों तरफ रखा, चारों कलर्स पे रखा। तो जो सबसे ज्यादा मुझे देगा ना, जो सबसे ज्यादा मुझे बताएगा, जहां रीडिंग सबसे ज्यादा आएगी, मुझे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा हीट एमिट वो कर रहा है। ठीक है, अब आपने ना ये सीक्वेंस याद करनी है, ये सीक्वेंस याद कर लो। वो क्या है कि सबसे ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बर और अच्छा एमिटर डल ब्लैक है। ठीक है, डल ब्लैक इज लाइक द एग्जामिनर का फेवरेट। ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट बच्चा है डल ब्लैक। ठीक है, मैं याद करा देता हूँ। ठीक है, ऑल गुड, ऑल गुड एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्बर्स, एब्जॉर्बर्स आर ऑल्सो गुड हीट एमिटर्स। ठीक है, हीट एमिटर्स। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्लेस गोज टू डल ब्लैक। ठीक है, क्यों? डल क्या है? डल बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्बर है। ठीक है, ब्लैक क्या है? ब्लैक भी बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्बर है। डल, मुझे बताओ, क्या डल सरफेस हीट को रिफ्लेक्ट करती है? हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, बहुत बुरी हीट की रिफ्लेक्टर है, वो सारी हीट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और जो ब्लैक कलर है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है। तो सबसे टॉप प्लेस कहाँ गई? टॉप प्लेस गई टू डल ब्लैक। फिर उसके बाद दूसरी प्लेस गई टू शाइनी ब्लैक। वजह क्या है कि भाई, जो हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक इज अ गुड हीट एब्जॉर्बर। ठीक है, एब्जॉर्बर अच्छा है ये। ठीक है, एब्जॉर्बर अच्छा है। और शाइनी जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कम करता है, लेकिन अगेन ब्लैक भी तो है, ब्लैक तो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, फिर थर्ड प्लेस गोज टू डल वाइट, डल वाइट। ठीक है, अगेन डल क्या है? डल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, डल हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वाइट हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, कम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और सबसे लास्ट पे हमारे पास है शाइनी वाइट। अगर आपको ठंडा होना है ना तो शाइनी वाइट हो जाओ। ठीक है, अगर आपको कूल डाउन होना है, ठीक है, तो फोर्थ प्लेस गोज टू शाइनी वाइट एंड थर्ड प्लेस गोज टू डल वाइट। ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लो, एग्जामिनर इस पे बहुत ज्यादा टेस्ट करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपने सीक्वेंस याद कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट है, फिर हमारे पास ये पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। वो क्या है? थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क क्या है? बेसिकली हमारे घर ना एक हमेशा पुराने जमाने के हमारे घर पड़े होंगे वो, क्या कहते हैं यार, यार सब छोड़ो। स्टैनली देखा आप सबने? मेरे पास मेरा स्टैनली पता नहीं कहाँ है। खैर एनीवेज, स्टैनली पता है, जो वो आता है टम्बलर जो आता है, टम्बलर ले लो या थर्मोस ले लो। ठीक है, थर्मोस या टम्बलर, जिसके अंदर हमारे पास ना अंदर पानी बहुत देर तक ठंडा या गर्म रहता है। होता क्या है, उसके अंदर ना बहुत सारी वेज ऑफ हम थर्मल थर्मल हीट ट्रांसफर देख रहे होते हैं, जिससे हम उसकी हीट ट्रांसफर कम से कम कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ना उसके अंदर स्टॉपर लगा होता है, स्टॉपर लगा होता है टॉप पे। ठीक है, स्टॉपर क्या करता है? स्टॉपर हीट को निकलने नहीं देता, और स्टॉपर कंडक्शन कम करता है, रिड्यूसेस हीट वाया कंडक्शन। यहाँ पे यूजुअली वुड लगी होगी या प्लास्टिक लगी होगी, जो कि हीट को बहुत कम कंडक्ट करती है। फिर ना उसके बाद हमारे पास डबल वॉल्स होती हैं, एक वॉल ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर दूसरी वॉल ऐसे जा रही है। उनके बीच में ना क्या होगा, खाली जगह होगी, उनके बीच में खाली जगह होगी। इस खाली जगह में होती है हवा। ठीक है, एयर होती है। और जैसा कि आपको पता है कि एयर इज अ वेरी बैड एयर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, एयर बहुत कम कंडक्शन करती है। तो क्या हुआ कि रिड्यूसेस हीट वाया कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर वाया कन्वेक्शन। फिर उसके बाद क्या किया, जो अंदर की सरफेस है ना, वो अंदर की सरफेस यूजुअली शाइनी होती है और सिल्वर की होती है। तो क्या हुआ, शाइनी और सिल्वर मतलब, शाइनी है तो हीट अंदर आई और वो वापस अंदर चली गई।
वो हीट एब्जॉर्ब बाहर नहीं गई। क्यों? क्योंकि शाइन इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ से हीट आई, ठीक है, हीट ने इस पर टच किया और हीट वापस चली गई। ठीक है, हीट वापस चली गई। ठीक है, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ हीट हो गई। फिर हमारे पास जो केस है, यूजुअली केस प्लास्टिक का होता है। अगेन, हीट का अच्छा हीट का बुरा कंडक्टर है, तो हीट बाहर कैसे निकलेगी। बीच में वैक्यूम है। ठीक है, अगेन वैक्यूम क्या कर रहा है, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को रोक रहा है। ठीक है, वैक्यूम का मतलब बीच में हवा है एक तरीके से। वैक्यूम फेल्ट पैड प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिड्यूस हीट लॉस। ठीक है, आपने ये बात याद, एग्जामिनर इससे टेस्ट करता है अक्सर, वो आपसे बता देगा, पूछेगा कि बताओ भाई, एक थर्मोस के बीच में हवा क्यों होती है, तो आपने बताना है कि भाई हवा जो है वो एक बुरी कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट को अच्छा कंडक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मेरे पास हीट हीट ट्रांसफर नहीं होता, और अंदर का जो सब्सटेंस है वो अपने टेम्परेचर पे रहता है, या बहुत कम हीट ट्रांसफर होता है उसका। ठीक है, और उसके अलावा एक और एग्जामिनर के आपको एक क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि बताओ भाई, अंदर की जो सरफेस है वो शाइनी सिल्वर क्यों है, या वो सिल्वर की क्यों है। तो आपने बताना है कि भाई वो शाइनी इसलिए है क्योंकि वो हीट का अच्छा रिफ्लेक्टर है, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, वो हीट का अच्छा एब्जॉर्बर नहीं है, वो हीट का रिफ्लेक्टर अच्छा है। तो जो हीट आएगी अंदर से, वो वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा। और व्हाइट कलर भी एक, व्हाइट कलर बहुत देर से एब्जॉर्ब करता है, तो व्हाइट कलर पूरा एब्जॉर्बर ऑफ हीट है। ठीक है, उसके बाद वैक्यूम क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर रोक रहा है बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ। क्यों? अंदर अगर हवा है तो हवा क्या कर रही है, हवा के अंदर कन्वेक्शन नहीं, अच्छा बाय द वे अंदर हवा भी नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल ही वैक्यूम कर देते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं, मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है। तो क्या होता है, अंदर रेडिएशन तो हो ही नहीं सकती, अंदर क्या बोलते हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन तो वैसे ही नहीं हो सकती। रेडिएशन हो सकती है, लेकिन रेडिएशन यहाँ रुक गई। अगर देखो मैं इधर थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये ना मेरे पास सिल्वर बॉल है। ठीक है, और यहाँ से रेडिएशन के थ्रू ये रेडिएशन वापस चली गई। जो यहाँ पे जो जगह है ना, ये वाली जो जगह है, एक सेकेंड, जो ये वाली जगह है, ये अंदर की जो बीच की जगह है, ये वैक्यूम है, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं है। मॉलिक्यूल्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ना कन्वेक्शन हो रही है ना कंडक्शन हो रही है। जिसकी वजह से अगर हम थर्मोस में दिन में 8-8 घंटे भी पानी ठंडा छोड़ दें, ठंडा पानी डाल के छोड़ दें, तो वो ठंडा ही रहेगा। ठीक है, उसका बहुत कम टेम्परेचर गिरेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारे यहाँ चैप्टर 2 कवर हो गया है। कल से हम इंशाल्लाह वेव्स का चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मजे करो, एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज।